ईरान और इजराइल के बीच हिंसक संघर्ष जारी है। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए अपनी फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसे उसने पहली बार 2024 में दुनिया के सामने पेश किया था। ये मिसाइल अपनी सुपर स्पीड, सटीक निशाने और स्वदेशी तकनीक के लिए जानी जाती है। आइए ईरान की फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में विस्तार से जानते हैं। फतह-1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने इसे विकसित किया है। इसे 2023 में पहली बार प्रदर्शित किया गया। 2024 में इजराइल पर हमले में इसका इस्तेमाल हुआ। ये मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली है। अपनी तेज गति और चकमा देने की क्षमता के चलते दुश्मन के रक्षा तंत्रों को ये भेदने में सक्षम है। फतह-1 की गति करीब 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ध्वनि की गति से 13 से 15 गुना तेज है। ये इतनी तेज है कि इसे ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल है। ये मिसाइल ईरान से इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक मात्र 6 से 7 मिनट में पहुंच सकती है। इसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर तक है। फतह-1 मिसाइल इजराइल के आयरन डोम और एरो 3 जैसे हवाई रक्षा तंत्रों के लिए बड़ी चुनौती है। आयरन डोम छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों की तेज गति और अनियमित उड़ान पथ इसे रोकना मुश्किल बनाता है। ईरान का दावा है कि फतह-1 पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी है। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपनी मिसाइल तकनीक को मजबूत किया है, जिसमें रूस, चीन और उत्तर कोरिया की तकनीकों का भी कुछ प्रभाव देखा जाता है। वहीं ईरान की ओर से लगातार हो रहे मिसाइल हमलों से इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है। इजराइल के कई शहरों में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच का ये जो युद्ध चल रहा है, इसका आगे आने वाला जो भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने नाभिकी कार्यक्रम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो अपने नाभिकी कार्यक्रम पर लगाम लगा लेता है और अमेरिका के साथ जो नई डील की जो बातचीत चल रही है उसके लिए सहमत हो जाता है, साइन वो डील कर लेता है, तो ऐसे में ये जो जंग है वो रुक सकती है और एक शांति की स्थापना हो सकती है। लेकिन यदि ईरान अपने नाभिकी कार्यक्रम को और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाता है, अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ाता है, तो ऐसे में आने वाले समय में न सिर्फ इजराइल बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर कोई सीधी कार्रवाई कर सकता है और जो ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको अमेरिका भी सीधे हमले के माध्यम से हिट कर सकता है। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटीज हैं जो अर्थ पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो अमेरिका इस्तेमाल करते हुए उन डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को हिट कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये ईरान के पास अभी भी स्पेस है और ईरान यदि अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर रोक लगाता है तो ये जंग रुक सकती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे और इस दिशा में वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई मिल करके भी कर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा में जारी G7 समिट बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका लौट आए। ट्रंप लगातार ईरान को लेकर बयान दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका अब खुलकर ईरान और इजराइल युद्ध में कूद सकता है। G7 की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें कि ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का राइट है और ईरान को अपने नाभिकीय अस्त्रों के कार्यक्रम को रोकना होगा और न्यूक्लियर वेपन्स को ईरान रख नहीं सकता। तो इस तरीके का जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट G7 की तरफ से आया है, जो कि 7 बड़े धनी लोकतांत्रिक और औद्योगिक राष्ट्रों का सबसे बड़ा संगठन है, वो एक महत्वपूर्ण बयान है और ईरान के ऊपर ये जाहिर है कि इससे और अधिक दबाव बढ़ेगा कि ईरान अपने नाभिकीय अस्त्रों के हासिल करने के कार्यक्रम को त्यागे, उस पर रोक लगाए और वो किसी तरीके से यूरेनियम इनरिचमेंट को आगे न बढ़ाए। और G7 का ये बयान भी जाहिर है कि ईरान के लिए एक भारी दबाव का कारण बनेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव भी बढ़ गया है काफी। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। पहले से ही जो इजराइल और हमास के बीच का युद्ध है वो चल रहा था और ऐसे में अब ईरान और इजराइल के बीच का जो डायरेक्ट
एक युद्ध शुरू हो गया है और यदि ये युद्ध फर्दर एस्केलेट करता है तो ये तनाव और अधिक बढ़ेगा और ये जो पूरा युद्ध है इसकी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें जो विश्व के जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और यदि इस युद्ध का एस्केलेशन होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यदि ईरान ब्लॉक कर देता है तो ऐसे में जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो गहरे तरीके से बाधित होंगे और ऐसे में जो पूरे विश्व के एनर्जी सप्लाई चेन्स पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। तेल के जो दाम हैं वो और अधिक बढ़ेंगे। तो ये जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि वर्तमान समय में जो इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक व्यापक तनाव की स्थिति व्याप्त हो गई है और ये तनाव आने वाले समय में ईरान का यदि यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम और अधिक आगे बढ़ता है तो ये तनाव और अधिक गहरा सकता है और इससे जाहिर है कि पूरा विश्व भी प्रभावित होगा। इजराइल चाहता है कि ईरान परमाणु राष्ट्र न बने। इजराइल की कोशिश है कि ईरान में तख्ता पलट हो सके और वहां से आयतुल्लाह खामेनेई के शासन को हटाया जा सके। हालांकि जानकारों के मुताबिक ये लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके बाद भारतीयों के वहां से लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। इजराइल का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो ईरान में रिजीम चेंज को कराने का है, क्योंकि नेतन्याहू इस बात को मानते हैं कि जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो पूरे इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा का कारण बन सकती है। और जो ईरान में जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले जो शाह का शासन था उसके तरह से वहां पर वो शासन स्थापित करने की मंशा इजराइल भी रखता है और अमेरिका भी रखता है और दोनों ही इस बात को की कोशिश करते हैं कि ईरान में किस तरीके से ये जो इस्लामिक शासन है वो समाप्त हो, वहां पर लोग रिजीम चेंज करें और इसके लिए दोनों प्रयास करते हैं। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू का ये उसमें ये मानना है कि यदि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को एलिमिनेट कर दिया जाता है तो ऐसे में रिजीम चेंज को कराने में आसानी होगी। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे किसी भी प्लान पर इजराइल को एक्शन लेने से रोका है क्योंकि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील नेगोशिएट हो रही है और यदि ईरान इसके लिए मान जाता है तो संभव है कि इजराइल को ऐसा किसी बड़े ऑपरेशन को करने में अमेरिका उसे गो हेड न दे और उसको इस पूरी प्रक्रिया करने से रोके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इजराइल का जो अल्टीमेट गोल है वो ईरान में रिजीम चेंज को कराने का है और इसके लिए जो इजराइल समय समय पर अपने जो प्रयास हैं या साजिशें हैं वो अवश्य करता है। अमेरिका भी इस मंसूबे को रखता है और अमेरिका भी ये चाहता है कि जो 1979 का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पहले की जो ईरान में स्थिति थी, शाह का जो शासन था वैसे ही स्थापित हो और अमेरिका के अंदर भी जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से जो वहां के अमेरिकन एम्बेसी की जो लंबे समय तक सीज हुई थी उसकी जो टीस है वो अमेरिका के अंदर भी रहती है। तो अमेरिका भी चाहता है कि वहां पर रिजीम चेंज हो और फिर से ईरान वैसा ही बने जैसा कि शाह के समय में का ईरान था। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इजराइल और ईरान के बीच की जो स्थिति है इस समय युद्ध की वो भयावह रूप ले सकती है और भी अगर इस पूरे युद्ध का एस्केलेशन होता है तो इसमें बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो मारे जा सकते हैं। तेहरान में जो विशेष रूप से स्थितियां काफी विकट हो सकती हैं और ऐसी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए, इस युद्ध के एस्केलेशन की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि वो जल्द से जल्द तेहरान छोड़ दें। उसी तरीके की जो एडवाइजरी है वो अमेरिका ने जारी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं इस बात को जब G7 के वो सम्मेलन से पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम के पहले ही वो जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्वीट में कहा कि अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ही तेहरान छोड़ देना चाहिए क्योंकि तेहरान में जो स्थितियां हैं वो विकट हो सकती हैं और यदि आम नागरिक उसमें हताहत होते हैं तो जाहिर है कि वो पूरे अमेरिका के लिए भी, भारत के लिए भी, जहां कहीं के भी नागरिक है उस राष्ट्र के लिए बहुत ही चुनौती की स्थिति में वो जा सकता है। और भारत भी अपने नागरिकों को ऐसी एडवाइजरी इसी वजह से जारी कर रहा है क्योंकि समय रहते वो लोग अपने इस तेहरान की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इसको तुरंत ही छोड़ दें, नहीं तो उनका जो जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण एडवाइजरी है जिसको कि जो भी भारतीय नागरिक वर्तमान समय में तेहरान में हैं या पूरे ईरान में जहां कहीं भी हैं उनको तुरंत ही ईरान छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए और तुरंत से जल्द ईरान छोड़ देना चाहिए। एक तरफ रूस और यूक्रेन में करीब 2 साल से जंग जारी है, दूसरी तरफ अब इजराइल और ईरान में हिंसक संघर्ष खतरनाक रूप लेता जा रहा है। ऐसे में ये सवाल है कि दोनों देशों के बीच ये लड़ाई कब थमेगी
और इसमें दोनों देशों को आगे और क्या क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे,